बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर सामाईन, आज का ये टॉपिक किसी हद तक ओगैनन के साथ ही रिलेटेड है, लेकिन ये एक दौर जदीद का सबसे बड़ा बर्निंग इशू है। इस टॉपिक को मैंने जानबूझकर इसलिए चुना है कि कुछ बर्निंग क्वेश्चंस हैं विच आई वांट टू पुट बिफोर माय ऑडियंस, particularly the new lot who are going to become good homeopaths in future, particularly the students who are going to do BHMS. This lecture will be beneficial particularly for those who wish to learn. तो ये बड़ा बर्निंग इशू मैंने उठाया है। इसका टॉपिक है कि वाई डू होम्योपैथ्स फेल, कि वो वजूहात क्या हैं जिनकी बिना पर हमारे यहाँ होम्योपैथी फेल है, particularly in perspective of Pakistani culture where most of the people believe इन कॉम्बिनेशन। तो इस हवाले से हम जानने की कोशिश करेंगे कि वो कौन से फॉल्ट हैं जो होम्योपैथ्स करते हैं जिसकी वजह से उनके रिक्वायर्ड रिजल्ट्स उनको नहीं मिलते। तो लेट्स बिगिन विद द सिंपल टॉपिक, व्हाई डू होम्योपैथ्स फेल। सबसे पहले होम्योपैथी में जो इम्पोर्टेंट चीज़ हमें हनुमान ने दी है वो है लॉ ऑफ सिमिलर्स एंड इट्स एप्लीकेबिलिटी, कि लाइक क्योर्स लाइक जो है ये इसकी एप्लीकेबिलिटी क्या है, यानी आप इस असूल को कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकते हैं। ये क्वेश्चन मैंने रेज किया, आर ऑल डिजीज क्योरेबल, क्या हर किस्म की बीमारियां जो इंसान को लाहक होती हैं वो क्योरेबल हैं। क्या आप अपना लॉ ऑफ सिमिलर्स हर किस्म की बीमारी पे अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने विद इन पैरेंथेसिस लिखा क्रॉनिक डिजीजेस। ये हनुमान ने जो अपनी बुक क्रॉनिक डिजीज लिखी है उसमें उसने साफ लिखा हुआ है कि नो, यानी ये लॉ ऑफ सिमिलर जो है हर किस्म की बीमारी के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। यानी अगर आप ये समझें कि लॉ ऑफ सिमिलर्स हर एक बीमारी को ठीक कर देता है तो यू आर लिविंग इन फूल्स पैराडाइज। इट कैन नॉट क्योर सर्टन टाइप ऑफ डिजीज, और हमारी सोसाइटी इस चीज़ की आईनी शाहद है कि अभी भी बहुत ज़्यादा बीमारियां जो हैं उनका इलाज दरियाफ्त होना बाकी है। एक नहीं, बेतहाशा बीमारियां हैं। फॉर एग्जांपल डायबिटीज़ को ही देख लें कि दिन ब दिन इस बीमारी की परसेंटेज में इजाफा हो रहा है, और इवन स्टिल टुडे even if the science has advanced in its knowledge, still its hands have been collapsed before finding a particular solution of diabetes. फिर भी डायबिटीज का सलूशन आज तक भी नहीं निकल सका। इसी तरह से लपस है, और भी बहुत ज़्यादा बीमारियां जिनका इलाज अभी तक दरियाफ्त नहीं है। तो एक तो ये ज़हन में रख लें कि लॉ ऑफ सिमिलर्स हर किस्म की बीमारियों के ऊपर अप्लाई नहीं हो सकता। नेक्स्ट है जी इनसफिशिएंट कैपेसिटी ऑफ वाइटल फोर्स। होता कुछ इस तरह है कि बाज़ का तो वाइटल फोर्स की कैपेसिटी ही इतनी कमज़ोर होती है कि बीमारी के ऊपर काबू नहीं पा सकती। तो फिर इन हालात में क्या होता है, होम्योपैथ मेडिसिन देने से रिलीफ मिल जाता है, नॉट क्योर, यानी वक्ती तौर पे फ़ायदा हो जाता है लेकिन क्योर नहीं होता केस। दूसरी कैटेगरी है कि कैपेबल वाइटल फोर्स में अहलियत होती है। अब वो बीमारियां जिनके खिलाफ लड़ने के लिए वाइटल फोर्स में अहलियत होती है वो ठीक हो जाती हैं। ये इसमें बिटवीन पैरेंथेसिस मैंने लिखा हुआ है रेस्टोरेशन ऑफ हेल्थ, यानी उनकी सेहत बहाल हो जाती है। मिसाल के तौर पर मैं इसकी मिसाल आपको यूं देता हूं कि क्या कोई बंदा एयर गन के साथ एक एलिफेंट को मार सकता है? नेवर एट ऑल, क्योंकि इट इज बियॉन्ड द कैपेसिटी ऑफ एयर गन टू पुट बुलेट डीप इनटू द बॉडी ऑफ एलिफेंट। तो कोई प्रोपोर्शन नहीं है एयर गन में और एलिफेंट की बॉडी में। तो लिहाजा एक तो सामाइन कराम ये ज़हन में रखें कि होम्योपैथी में लॉ ऑफ सिमिलर्स तमाम बीमारियों पे अप्लाई नहीं होता। कुछ बीमारियां स्टिल ऐसी हैं जिनका इलाज बियॉन्ड ह्यूमन कैपेसिटी है। नेक्स्ट मैंने लिखा है ओनली जुगुलर क्लेम्स ऑल इज क्योरेबल। मैंने यहाँ लिखा है कि सिर्फ कोई ड्रामाबाज मुआलजी कह सकता है कि हर किस्म की बीमारी होम्योपैथी में क्योरेबल है, जबकि अगर कोई बंदा सेंसिबल है
लॉजिक को जानता है, उसने हनीमन की बुक्स पढ़ी हैं और हनीमन की फिलॉसफी को अच्छी तरह से समझता है, तो वो बड़ी अच्छी तरह जानता है कि डॉक्टर हनीमन ने खुद इस चीज़ को एक्सेप्ट किया है दैट ऑल टाइप्स ऑफ डिजीज आर नॉट क्यूरेबल। जिस तरह वो गालिब का एक मशहूर शेर है सॉरी, कि गमे हस्ती का असद किस से वजूद मर गया इलाज, शम्मा हर रंग में जलती है सहर होने तक। ये दुख जो है ये इंसान का पीछा नहीं छोड़ते, ये तो उसकी मौत के साथ ही खत्म होंगे, वरना उसे कुछ दुख सहने पड़ते हैं। नेक्स्ट है जी पैरामीटर्स फॉर अ होम्योपैथ। ये इंपॉर्टेंट चीज शुरू हुई है कि होम्योपैथ फेल क्यों होता है और एक मुआलिज के पैरामीटर्स क्या है, उसकी हदूदो क्यूद क्या है। ये क्वेश्चन मैंने रेज किया कि डू वी ओबे हनीमन, कि क्या हम हनुमान को ओबे करते हैं, उसने जो रूल्स सेट किए हैं उनको ओबे करते हैं। यहाँ पर मैं एक बड़े अफसोस के साथ बात कहना चाहता हूँ कि एक बार फेसबुक पे एक शख्स ने पर्टिकुलरली कमेंट बॉक्स में कहा कि आप तो कोई 200 साल पुरानी किताबें पढ़ने की बात करते हैं जबकि साइंस इतनी तरक्की कर चुकी है। तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि होम्योपैथी में अभी तक जो प्रोग्रेस है उसको आप ये कह लें कि नए बर्तन में पुरानी शराब है, यानी कोई नया है ही नहीं, कुछ नया बना ही नहीं जिसको हम कह सकें कि ये हनीमन के असूल तोड़ दिए हैं और एक नया असूल आ गया। डिफरेंट लेयर्स हैं एक्सप्लेनेशन की, वो लोग कर रहे हैं, लेकिन अभी तक जो कुछ उसने कह दिया है या एफोरिज्म लिख लिया उसको कोई डिनाई नहीं कर सका आज तक। तो फिर इससे हटकर और सोर्स ऑफ नॉलेज क्या है, सिर्फ एक्सप्लेनेशन है। डू वी फॉलो हिज फंडामेंटल प्रिंसिपल्स, क्या बतौर होम्योपैथ हम उसके बुनियादी असूलों की पैरवी करते हैं, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स बुनियादी असूल। अब ये दो क्वेश्चन जो हैं ये मेरे लिए भी हैं और सामाइन के लिए भी हैं। अब हमें अपने आप से ये क्वेश्चन करना चाहिए कि क्या हम हनुमान के असूलों की पैरवी करते हैं, क्या हम उनको मानते हैं। अगर तो उन असूलों की पैरवी करने के बाद भी हमें नाकामी होती है तो इसका मतलब ये है कि हनुमान नाकाम है, होम्योपैथी नाकाम है। लेकिन अगर हम उसके प्रिंसिपल्स को मानते हैं और फिर चलते हैं तो फिर आप देखें आपको कितने खूबसूरत रिजल्ट्स मिलते हैं। तो सबसे बड़ा फॉल्ट जो है ये होम्योपैथ के साथ है, होम्योपैथी से नहीं। नेक्स्ट मैंने लिखा जी रूल्स आर फॉर द फूल द वाइज कैन मेक एंड ब्रेक देम। असूल कहता है जी बेवकूफ़ों के लिए होते हैं, रूल्स आर फॉर द फूल द वाइज कैन मेक एंड ब्रेक देम। जो अक्लमंद लोग होते हैं वो पुराने रूल तोड़कर उनकी जगह नए असूल ले आते हैं। ठीक, गुड, दिस इज अ वेरी गुड एंड विटी कोटेशन बाय सम इंटेलेक्चुअल पर्सन। ये किसी की कोटेशन है। इस कोटेशन के बाद मैंने क्वेश्चन रेज किया है, यू कैन ब्रेक हिज रूल्स, आप हनुमान के असूलों को तोड़ दें, कोई मसला नहीं, बट व्हाट आर योर न्यू रूल्स। लेकिन क्वेश्चन ये फिर उठेगा कि आपने पुराने रूल्स को तोड़कर नए रूल कौन से मुतारफ करवाए हैं। लेकिन अगर आप ये समझते हैं कि मैंने 2 या 3 दवाओं को मिलाने का फन सीख लिया है तो ये तो कोई इन्वेंशन नहीं है, ये तो कुछ भी नहीं है भाई। मेडिसिन तो उसी की है, रेमेडीज तो उसी की हैं जिन्होंने प्रूव की हुई लोगों ने। तो आपने इसमें कौन सा रूल है जो प्रेजेंट किया जो उसके पुराने रूल्स को तोड़कर आप नए रूल ला रहे हैं? कोई रूल नहीं है आपके पास, ये तो सिंपली कंजेक्चर है। ऑन व्हाट प्रिंसिपल्स आर दे बेस्ड ऑन, आपने जो ये काम शुरू किया हुआ है मुख्तलिफ किस्म का अमराज के नाम पर दवाई देना, दवाओं का आपस में मिलाप, ये आपने कौन से असूलों के तहत उनको मिलाना शुरू किया है? ये कौन से असूलों के तहत किसी खास मर्ज के लिए कोई खास दवा मुंतखब कर लेते हैं? अगर आपने मर्ज के नाम पर दवा देनी है तो फिर याद रखना देयर इज नो डिफरेंस एट ऑल बिटवीन होम्योपैथी एंड एलोपैथी एट ऑल, बिकॉज द एलोपैथ आल्सो बिलीव्स इन डिजीज एंड दे प्रेस्क्राइब पर्टिकुलर मेडिसिन फॉर पर्टिकुलर डिजीज। तो फिर तो एलोपैथ भी वही काम करते हैं, आप फिर होम्योपैथी छोड़ दें, उनको करने दें, फिर इसमें डिफरेंस क्या है? अगर आप इस छोटी सी लाइन को काट देंगे देन देयर would be left no difference between homeopathy and allopathy at all. Is each medicine not different from the other on basis of symptoms? ये मैंने क्वेश्चन उठाया कि क्या हर एक दवा
अलामात की दवा पर की बुनियाद पर दूसरी दवा से मुख्तलिफ नहीं है? मुख्तलिफ तो है। अगर मुख्तलिफ है तो फिर आप किस तरह उनको कंबाइन कर सकते हैं? आपका रूल क्या है उसको कंबाइन करने का? देयर इज नो रूल एट ऑल बियॉन्ड कंबाइनिंग टू और मोर देन मेडिसिन ऑन द विल ऑफ योर subjective behavior. The failure is with the homeopath, not with homeopathy. नाकामी याद रखें हमेशा, ये होम्योपैथ के साथ लिपटी हुई है। होम्योपैथी नाकाम नहीं हुई बल्कि होम्योपैथ नाकाम हुआ है। नेक्स्ट है व्हाई डू होम्योपैथ फेल। अब इसकी मैंने रीजन बयान किए हैं। फर्स्ट है जी ट्रांसेंडेंटल स्पेक्यूलेशन। ट्रांसेंडेंटल का मतलब होता है बियॉन्ड रीजन, यानी बगैर अकल के। स्पेक्यूलेशन तजस्सुस, यानी बगैर अकल के हवाई किले तमीर करते हैं। मसलन एक बंदा एक हवाई किला बिल्ड करता है कि वो मेडिसिन जो पत्थरी निकालने के लिए काम आती हैं, ये एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, फॉर एग्जांपल उन सबको मिला लो और एक वो माजून तैयार कर देता और कहता है कि ये बहुत अच्छा काम करेगी। अगर ये बहुत अच्छा काम करती है तो भी हर किस्म के गुर्दा के अमराज में ये काम क्यों नहीं करती? एक तो ट्रांसेंडेंटल स्पेक्यूलेशन जो है, इसकी वजह से भी होम्योपैथी नाकाम है कि हम मफरूजे बड़े बनाते हैं। फॉलोइंग पर्सनैलिटी ब्लाइंडली। सेकंड इसकी रीज़न है कि हम बाज़ शख्सियात को ब्लाइंडली फॉलो करते हैं। ये भी बड़ी जहालत है। आप किसी शख्स को असूल की बुनियाद पर, जो उसने रूल्स सेट किए हैं उनकी बुनियाद पर अगर किसी को फॉलो करना चाहते हैं तो आप फॉलो करें। लेकिन हमारे यहाँ अक्सर ये बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि पर्सनैलिटी कल्ट का ये आलम है कि किसी भी ख़ास बंदे ने जिसके पास मरीज़ ज़्यादा हों या कोई बड़ा प्रोमिनेंट हो, उसने कोई बात कह दी तो उसको हम अर्फ़ आखिर कहते हैं। ये बड़ा गलत रवैया है। ये जो शख्सियत परस्ती का रवैया है, ये इंसान के डाउनफॉल का सबसे बड़ा ज़रिया, पर्टिकुलरली इन अ मैटर ऑफ मेडिसिन। तो ये भी गलत रवश है। फॉल्टी केस टेकिंग, हमें केस टेकिंग करनी नहीं आती। केस टेकिंग हमारी मफरूज़ों पर मबनी होती है, हमें पता ही नहीं होता, हमें डायरेक्शन नहीं आती केस टेकिंग की, हम केस टेकिंग कैसे करनी है। याद रखें कि केस टेकिंग के बारे में मेरी अपनी ओपिनियन ये है कि अगर आप दुरुस्त तरीके से केस टेकिंग कर लें तो आपका 70% केस वैसे ही हल हो जाता है और बाकी सिर्फ 30% रह जाता है, वो सिलेक्शन ऑफ मेडिसिन के बाद केस क्योर हो जाता है। तो ये केस टेकिंग जो है, यू कैन कॉल इट अ टेल बोन इन डायरेक्शन टूवर्ड द सिलेक्शन ऑफ मेडिसिन। इट इज़ अ बैक बोन, ये रीढ़ की हड्डी है, ये टेल बोन है, ये स्ट्रक्चर है पूरी बिल्डिंग का जिसके ऊपर बिल्डिंग खड़ी होनी, ये फाउंडेशन है। तो ये जितनी फाउंडेशन मजबूत होगी उसके ऊपर खड़ा स्ट्रक्चर उतना ही देरपा होगा और मेडिसिन की सिलेक्शन भी ठीक होगी। तो ये स्ट्रक्चर हम सही खड़ा नहीं करते। डिफेक्टिव केस एनालिसिस। अच्छा, केस की आपने केस टेकिंग कर ली, उसके बाद आपने केस का एनालिसिस भी तो करना है। फॉर एग्जांपल के विच पार्ट इज अफेक्टेड, कि जिस्म का कौन सा हिस्सा मुतासर है, ठीक है। लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हमारी पैथोलॉजी बहुत वीक है। मोस्ट ऑफ द फिजिशियन डोंट नो द ट्रू कैरेक्टरिस्टिक क्वालिटीज ऑफ पैथोलॉजी अफेक्टेड। लैक ऑफ मेडिकल नॉलेज, हमारे पास मेरे होम्योपैथ के पास सारी टू से मेडिकल नॉलेज पूरा नहीं है जो एक अच्छे फिजिशियन के पास होना चाहिए। इसकी वजह से भी केस ठीक नहीं होते। लैक ऑफ नॉलेज ऑफ रेमेडी रिलेशनशिप, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। मेरा मुआलिज को रेमेडी रिलेशनशिप का कुछ पता नहीं है। जब हम मटीरिया मेडिका पढ़ते हैं तो उसके एंड के ऊपर कुछ कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन लिखी होती हैं, कुछ कोलेटरल मेडिसिन होती हैं, कुछ ऐसी मेडिसिन होती हैं जो उसके अगेंस्ट होती हैं। इनके रिलेशनशिप को हम सिर्फ उस हद तक ही जानते हैं, लेकिन ये बहुत कम मुआलजीन को पता है कि अगर किसी केस में किसी मखसूस अज़ा के ऊपर आपने मेडिसिन दी है और वो मेडिसिन कुछ देर काम करने के बाद नाकाम हो गई है, तो उससे रिलेटेड उसी अज़ा से मतलब कौन सी मेडिसिन हमें देनी चाहिए, इस बारे में
मैं समझता हूँ कि डॉक्टर अब्दुल रहमान ने इंसाइक्लोपीडिया ऑफ रेमेडी रिलेशनशिप बहुत अच्छा लिखा है, इसको ज़रूर पढ़ना चाहिए। कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स ओनली एंड थेरेप्यूटिक्स, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जब हम मटीरियल मेडिका पढ़ते हैं हम कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स को ज़्यादा अहमियत दे देते हैं। ठीक है, जो कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स हैं, बाज़ औक़ात एक सिम्टम भी सामने आ जाए तो हम उसी के ऊपर मेडिसिन पेशेंट को दे देते हैं। ये प्रैक्टिस बड़ी ही खतरनाक और गलत है। एंड थेरेप्यूटिक्स, और फिर अमराज के नाम के ऊपर भी दवाएं मखसूस कर लेते हैं। गोया कि जब हम केस टेकिंग करते हैं तो किसी शख्स ने किसी मर्ज का नाम लिया तो हम फौरन ज़हन बना लेते हैं कि फलां फलां मेडिसिन ही मैंने देनी है। तो कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन अगर सिर्फ आप इन्हीं को अहमियत देंगे और मर्ज के नाम पर दवाएं आपके जहन में आना शुरू हो जाएंगी तो आप सही तरह से केस टेकिंग कभी भी नहीं कर पाएंगे। स्ट्रेंज, रेयर एंड अनकॉमन सिम्टम्स नेग्लेक्टेड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर हनुमान ने अपने एफोरिज्म में भी बड़ा जोर दिया है कि हर एक दुआ में कुछ ना कुछ अजीबो गरीब, स्ट्रेंज, अजीबो गरीब, रेयर, नादिर एंड अनकॉमन सिम्टम्स होते हैं, यानी गैर मामूली अलामात होती हैं। इनको हम अक्सर नेग्लेक्ट कर देते हैं और इनकी तरफ नहीं देखते, जिसकी वजह से हमारा केस क्योर नहीं होता। तो इनको ख़ास अहमियत देनी चाहिए। बल्कि मैं तो समझता हूँ कि स्ट्रेंज, रेयर एंड अनकॉमन सिम्टम अगर आपको किसी रेमेडी में एक या दो ही मिल जाएं तो ये डूबती हुई नाव को किनारे लगाने में बड़ा अहम किरदार अदा करते हैं। हार्मनी बिटवीन बॉडी एंड माइंड सिम्टम्स, नेक्स्ट चीज़ जो मुआलिज निगलेक्ट कर देता है वो है जिस्म और ज़हनी इलामात के दरमियान तवाज़ुन। बाज़ औक़ात हम फिज़िकल सिम्टम तो ले लेते हैं लेकिन माइंड सिम्टम्स को निगलेक्ट कर देते हैं। इसकी मैं मिसाल इस तरह देता हूँ। फॉर एग्जांपल, नक्सोमिका कूल माइंडेड पर्सन के ऊपर बहुत कम असर करेगी, क्योंकि इसका बिहेवियर तो बड़ा रैश होता है, ये बड़ा स्टूपिड होता है, ये बड़ा स्टबर्न होता है, ऑब्स्टिनेट होता है। तो लिहाजा ये उसी पे असर करेगी जो अपने ज़हन में ऑब्स्टिनेट होगा। तो बॉडी सिम्टम और माइंड सिम्टम के दरमियान हार्मनी ना हो तो फिर भी केस क्योर नहीं होता। लोकेशन ऑफ डिजीज एंड सर्टन रेमेडीज, ये जानना भी बड़ा ज़रूरी है कि जिस्म का कौन सा हिस्सा मुतासर है, क्योंकि ख़ास अज़ा के लिए बाज़ जगह पर ख़ास अद्वियात होती हैं, लेकिन उन अद्वियात की अलामात ही फैसला करेंगी कि इस अज़ा से मुतल्लक़ उन अद्वियात को दिया जाना चाहिए या नहीं। नेक्स्ट है डिफेक्टिव पेशेंट। बाज़ औक़ात हमारा मरीज़ हमें पूरी अलामात मुहैया नहीं करता। डिफेक्टिव पेशेंट से मुराद ऐसा मरीज़ है जो आपको अलामात पूरी मुहैया ना करे। अब अलामात ही जब पूरी मुहैया नहीं करेगा तो फिर आप कैसे केस तक पहुँचेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, कुछ औरतें बड़ी शाय होती हैं, उनसे उनके सेक्सुअल प्रॉब्लम्स पूछने बड़े मुश्किल होते हैं। नेक्स्ट है टाइम फॉर रेमेडी टू वर्क। हम हर वक्त हर चीज़ में बहुत जल्दी मचाते हैं। वो अंग्रेजी में एक मकूला है कि हेस्ट मेक्स वेस्ट, कि जल्दी से हमेशा काम, अजलत में हमेशा काम ख़राब होते हैं। हम रेमेडी को पूरा काम करने का वक्त ही नहीं देते और फ़ौरन अगली रेमेडी की तरफ चले जाते हैं। ये तरीक़ाकार भी बड़ा गलत है। कम से कम एक रेमेडी को देकर अगर आपकी सिलेक्शन दुरुस्त है तो कुछ देर वेट ज़रूर करना चाहिए। ये नहीं करना चाहिए कि उसको आपने पूरा टाइम ही नहीं दिया और नेक्स्ट डोज आपने दे दी। इसी तरह से होम्योपैथी में सुबह दोपहर शाम का भी कोई तसव्वुर नहीं है, ट्वाइस का भी कोई तसव्वुर नहीं है। असल चीज़ ये है कि आपने मिनिमम डोज दे के इंतज़ार करना है। अगर तो प्रोग्रेस शुरू हो गई है तो मेडिसिन को काम करने दें और मत दोहराएं। मेरे साथ अक्सर ऐसा भी हुआ है कि मैंने बाज़ औक़ात बड़े बड़े बिगड़े केसेस 30 की एक डोज से ही ठीक किए हैं। तो आपको कम से कम मेडिसिन को काम करने का वक्त ज़रूर देना चाहिए। ये भी मेरा होम्योपैथ करता है कि वो मेडिसिन को काम ही नहीं करने देता। डायरेक्शन राइट और लेफ़्ट, फिर इसमें होम्योपैथी में बॉडी की डायरेक्शन बड़ी इंपॉर्टेंट है। राइट साइड पे कुछ मेडिसिन असर करती हैं, कुछ मेडिसिन है वो लेफ़्ट साइड पे करती हैं, फिर कुछ अपर राइट पे असर करती हैं, कुछ लोअर लेफ्ट पे असर करती हैं। तो इनका जानना भी बड़ा ज़रूरी है। बाद मेडिसिन क्रॉस वाइज चलती हैं। फॉर एग्जांपल, अगर राइट शोल्डर इफेक्ट है
तो लेफ्ट कॉफ इफेक्ट होगी, यानी दायां कंधा है तो बाईं टांग में दर्द होगी, या अगर बायां हाथ है तो दायां घुटना मुतासर होगा। तो इसके लिए स्पेसिफिक मेडिसिन हैं, इनका भी जानना इंतहाई ज़रूरी है। स्लगश लिथार्जिक फिजिशियन, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो मेरा फिजिशियन सुस्त पड़ा है, स्लगश है, लिथार्जिक है, बिल्कुल हाथ पांव छोड़ के बैठा हुआ है और वो सिर्फ देखता है कि कोई उसे कुछ बता दे और वो हजम कर ले। मैं यहाँ पर एक मिसाल देना चाहता हूँ। एक टाइम था जब मैं बीएससी के स्टूडेंट्स को पढ़ाया करता था, तो मेरे पास एक स्टूडेंट आया, बीएससी की इंग्लिश मुझसे पढ़ता था। एक दिन मेरे पास आके कहने लगा कि सर जब आप नोट्स डिक्टेट करवाते हैं तो मैं तो इतना जल्दी लिख नहीं सकता, तो आप तो बोल ही रहे होते हैं, तो काइंडली मुझसे एक कॉपी और पेंसिल भी ले लें और साथ आप लिखते जाया करें, बाद में वो मुझे दे दें। यानी उसकी ख्वाहिश ये थी कि ये नोट्स भी मेरे सर जो हैं खुद ही डिक्टेट भी करवाए और लिखता भी जाए और मैं आराम से बैठा रहूं। तो मैंने कहा कि सूरत हाल ये है मेरे भाई, फिर इम्तहान भी मैं ही आपकी जगह दिया आऊँगा। तो हमारे अक्सर होम्योपैथ का भी यही हाल है कि वो समझ लें कि बस चिमटे हुए हैं, कहीं से कुछ मिल जाए, ना उन्होंने बुक खोलनी है, ना उन्होंने खुद कोई चीज़ तलाश करनी और ना ही खुद पढ़ना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है जी हनीमन एंड इज फॉलोअर्स एंड देयर सक्सेस। हमारे पास अब सक्सेस का प्रूफ जो है वो तो हनीमन के फॉलोअर्स ही हैं, उसके पैरोकार ही हैं। तो हम अब देखते हैं कि उन्होंने सक्सेस कैसे हासिल की। हम तो जो हमारे तो सक्सेस के रास्ता में जो डिफ़िकल्टीज़ थी, आई हैव पॉइंटेड आउट ऑल दोज़ डिफ़िकल्टीज़। नाउ इट इज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ईच एंड एवरी फिजिशियन to study these points carefully and try to remove these points to become a good homeopath। अब उनकी जिम्मेदारी है कि वो इन नकायश को दूर करें और एक अच्छा होम्योपैथ बनने की कोशिश करें। देखें जी ये हनीमन के फॉलोअर जो हैं बोनिंगहासन है, लिप है, पीपी वेल्स है, एच.एन. ग्रंजी है, डनहम है और हैरिंग है। ये कुछ के मैंने हवाले दिए हैं कि बड़े टॉप के होम्योपैथ थे और इन्होंने बड़ी सक्सेस अचीव की। इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको बताता हूँ कि देखें ये अपने फन के साथ कितने सिंसियर थे। लिप यूज टू स्टडी ऑर्गेनन वंस और ट्वाइस ए ईयर। लिप तकरीबन एक साल में एक या दो बार ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन स्टडी करता था। अब आप में से हर एक मालिक अपने दिल पे हाथ रख कर ये फैसला करे कि क्या वो ऑर्गेनल ऑफ मेडिसिन वंस या ट्वाइस ए ईयर स्टडी करता है। आप में से तो अक्सरियत ऐसी होगी कि जिन्होंने आज तक ऑर्गेनन की बुक भी नहीं खोल के देखी। तो मेरा उनसे क्वेश्चन ये है, आर दे वर्दी टू बी कॉल्ड अ गुड होम्योपैथ हु हैवंट इवन ओपन द बुक ऑन ऑर्गेनन। तो ये बड़े दुख वाली चीज़ें हैं जो कहना पड़ती हैं कि मेरा होम्योपैथ बैठा हुआ है आराम से, वो स्टडी करने के लिए तैयार ही नहीं है बिल्कुल। उसने ऑर्गेनन को कभी खोल के नहीं देखा, हालांकि यही तो बुक है, इसी के अंदर तो उसके सारे असूल डिस्कस हुए हुए हैं। अगर आप उन असूलों को नहीं पढ़ते तो इसका मतलब ये है कि आप होम्योपैथी को स्टडी नहीं करना चाहते। आप लिप जैसा बंदा देखें, ऑर्गेनन को एक साल में एक बार या दो बार पढ़ता था। इन 1883 ही सेट, इस साल उसने एक बड़ी खूबसूरत बात की है। देखें ये मैंने कॉमास में लिखा है, इट इज़ नाउ ओवर 50 ईयर्स। कहता है मुझे 50 साल हो गए हैं सिंस आई फर्स्ट रेड ऑर्गेनन। कहता है जब मैंने ऑर्गेनन को पहली बार पढ़ा तो मुझे आज 50 साल हो गए हैं। यानी इसका मतलब यह है कि 50 साल में इसने तकरीबन कोई समझ लें कि हर साल अगर एक बार पढ़ता है तो इसको 50 बार पढ़ा है उसने ऑर्गेनन को, और अगर साल में दो बार पढ़ता है 100 बार पढ़ा है उसने। अब हम अपने अंदर झांक कर देखें कि क्या हमने भी इतनी बार ही पढ़ा है। नेक्स्ट देखिए इंपॉर्टेंट चीज वो करता है, कहता है आई जस्ट बिगिन टू कॉम्प्रीहेंड इट। कहता है इतने साल पढ़ने के बाद अब मुझे इसकी समझ आना शुरू हुई है। जस्ट बिगिन टू कॉम्प्रीहेंड इट, अब मुझे इसकी समझ आना शुरू हुई है। और हमारी सूरत हाल ये है कि ना हम मटीरिया मेडिका पढ़ते हैं, ना हम ऑर्गेनन पढ़ते हैं। हमें तो कोई बनी बनाई खीर चाहिए और चम्मच भी किसी के हाथ में हो, हम सिर्फ मुंह खोलें और वो चम्मच के साथ खीर हमारे मुंह में डाल दे और साथ एक बंदा खड़ा हो जो हमारे जबड़ों को भी ऊपर नीचे हिलाए ताकि हमें हिलाना भी ना पड़े। और लेकिन दूसरी तरफ हम कहते हैं कि हम बहुत अच्छे होम्योपैथ भी बन गए। भाई रोम वाज नॉट बिल्ट इन अ डे।
आप मेहनत नहीं करेंगे तो आप कुछ भी नहीं है। जो कुछ भी है हर चीज जो है वो मेहनत ही है। कहते हैं कि इंटेलेक्चुअल एबिलिटी हार्ड वर्क के सामने कुछ भी नहीं। एक हार्ड वर्कर जहां पहुंच जाता है वहां एक इंटेलेक्चुअल पर्सन कभी भी नहीं पहुंच सकता। दे रेड मटीरिया मेडिका लॉट। दूसरी उनमें इंपॉर्टेंट बात ये थी कि वो मटीरिया मेडिका को बहुत ज्यादा पढ़ते थे। ठीक है। पीपी वेल्स स्टार्टेड स्टडिंग होम्योपैथी इन 1841। ये दूसरा होम्योपैथी में बड़ा नाम पीपी वेल है। वो कहता है इसने 1841 में होम्योपैथी को स्टडी करना शुरू किया। अब ये देखें, इसके बारे में भी आप पढ़ेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। मटीरिया मेडिका प्योर वाज इन जर्मन। जब इसने होम्योपैथी पढ़ना शुरू की तो मटीरिया मेडिका जर्मन में था, और इस शख्स पीपी वेल को तो जर्मन आती नहीं थी। फिर इसने क्या किया, इसने सबसे पहले फिर जर्मन सीखी। जर्मन सीखने के बाद फिर उसने मटीरिया मेडिका को पढ़ा। 40 years later a question by colleague। 40 साल बाद उसके एक कलीग ने एक बार उससे क्वेश्चन पूछा कि विच मटीरिया मेडिका, कि कौन सा मटीरिया मेडिका मैं पढ़ूं और कौन सा मटीरिया मेडिका बेहतर है। तो पीपी वेल ने उसे कहा दो चीजें पढ़ो। कौन कौन सी? एक मटीरिया मेडिका प्योरा और एक क्रॉनिक डिजीज हैनिमन की लिखी हुई बुक, के दो पढ़ लो। उसके बाद उसके कलीग ने सवाल उससे पूछा व्हाट एल्स, इसके अलावा और मैं क्या पढूं? देखें कितना खूबसूरत जवाब दिया उसने, कहा नथिंग, कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आपने ये दो चीजें पढ़ ली अच्छे तरीके से, कौन कौन सी? एक मटीरिया मेडिका प्योरा और दूसरा क्रॉनिक डिजीज, तो यही काफी है। अब हमारी सूरत हाल ये है कि हमने ना कभी क्रॉनिक डिजीज पढ़ी है ना मटीरिया मेडिका प्योरा पढ़ा है, और अगर कोई असूल और रूल और लॉजिक की बात करता है तो उसको वो हमारा दुश्मन है, उसके ऊपर हम तरह तरह की क्रिटिसिज्म करना शुरू कर देते हैं। नेक्स्ट हैरिंग है। हैरिंग से हर कोई वाकफ है। हैरिंग देखें क्या कहते हैं। इफ एवर our school gives up the strict inductive method of Hahnemann। वो कहता है कि अगर हमारा ये हमारे पैरोकार या हमारा मकतबा फिक्र, स्कूल मकतबा फिक्र गिव्स अप, कहता है कि खत्म कर दे, तर्क कर दे, क्या? मेथड ऑफ हैनिमन, हैनिमन के तरीकेकार को, वी आर लॉस्ट, हम तबाह हो जाएंगे, एंड डिजर्व ओनली टू बी मैंशनड। और कहता फिर हम मुस्तहिक हैं कि हमें इस नाम से पुकारा जाए। नाम क्या है? एज ए कैरिकेचर इन द हिस्ट्री ऑफ मेडिसिन, कि मेडिसिन की हिस्ट्री में हम हुलिया बिगाड़ने वाले होंगे। मेडिसिन की हिस्ट्री में हम हुलिया बिगाड़ने वाले होंगे, ये हैरिंग कह रहा है। यानी इन लोगों ने हनुमान के असूलों को इस हद तक अपनाया कि आज अगर देखा जाए तो होम्योपैथी इनके बगैर इनकम्प्लीट है। नेक्स्ट मैंने आखिर में क्वेश्चन रेज किया, आर वी कैरिकेचर? अब हम में से हर एक बंदा अपने दामन में झांक कर देख ले कि क्या हम कैरिकेचर हैं और होम्योपैथ, या हम होम्योपैथ हैं। इज ए बिग क्वेश्चन ऑफ टुडे। आज के दौर का सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि क्या हम कैरिकेचर हैं या क्या हम होम्योपैथ हैं। अगर तो हम हनुमान के असूलों को बेहतर जानते हैं, बेहतर फॉलो करते हैं, देन वी आर वर्दी टू बी कॉल्ड होम्योपैथ। लेकिन अगर हमने इन असूलों का हुलिया बिगाड़ दिया है तो देन वी आर वर्दी टू बी कॉल्ड कैरिकेचर। अब हम नेक्स्ट, ये मैंने पिक्चर लगाई है, कैरिकेचर देख लो क्या होता है। ये है कैरिकेचर, यानी किसी चीज का मुकम्मल तौर पे हुलिया बिगाड़ देना। आज अगर देखा जाए तो हमने होम्योपैथी का सारी टू से हुलिया बिगाड़ दिया। वी डिस्टॉर्टेड दिस आर्ट, हमने इस फन को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया है, और इसे देखकर इंतहाई ज़्यादा हंसी आती है। मैं तो खुसूसी तौर पर उस वक्त हंसता हूँ जब यहाँ फेसबुक के ऊपर बड़े बड़े दावे किए जाते हैं कि हर किस्म का इलाज, हर मर्ज का इलाज किया जाता है। हालांकि ये 100% गलत है। बहुत ज़्यादा अमराज हैं जिनका आप इलाज नहीं कर सकते, लेकिन एक ट्रू और एक ऑनेस्ट होम्योपैथ हमेशा सच्चाई अवाम के सामने रखता है। जैसा कि मोहम्मद बख्श एक पंजाबी का शायर है, उसने बड़ी खूबसूरत बात की है कि गई जवानी आया बुढ़ापा, जाग पईयां सब पीला, हुण किस कम मोहम्मद बख्शा, सौंफ जवैन हरीना। कोई आखे पीड़ लक्के दी, कोई आखे चुक, विचली गल मोहम्मद बख्शा, अंदरों गई है मुक। तो बाज़ अमराज मेरे भाई ठीक नहीं होते हैं। मैं दुआ गो हूँ अल्लाह पाक आपको अपने हिफ्ज़ व मान में रखे। अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लगा है, आप समझते हैं कि इसने आपको कुछ फ़ायदा दिया, तो काइंडली
इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो आपके पास पहुंच सके। बारकल्लाह फी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।